बुद्ध्यहंकारचित्तान्निनाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायुश्चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम्। भवत्सु सुविदितम् एव यत् गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड शिक्षण विभागः गुजरात सर्वकारः गांधीनगरं तथा चुनीलाल गांधी विद्याभवनं सार्वजनिक विश्वविद्यालयः सूरतम् अनयोः संयुक्तोपक्रमेण आयोज्यते संस्कृत व्याख्यानमाला। वयं समेपि अस्याः व्याख्यानमालायाः प्रथम कुसुमे समवेताः स्मः। अतः सर्वादौ समागतानां भवतां भवतीनां च अहं डॉक्टर आनंद पंड्या संस्थायाः पक्षतः समेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि। साम्प्रतम् अतिथीनां स्वागतभाषणार्थम् आह्वयामि विद्याभवनस्य निदेशिकां डॉक्टर मीता वांसदिया भगिनीम्। नमस्कार। आदरणीय मुख्य अतिथि, मंचासीन विशिष्ट जन, विद्वज्जन, आमंत्रित अतिथिगण, प्राध्यापकगण, प्रिय विद्यार्थियों तथा संस्कृत प्रेमियों, आप सभी का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज संस्कृत भाषा विषय में पूर्वाग्रह तथा वस्तुस्थिति, संस्कृत लैंग्वेज गोइंग बियॉन्ड मिथ्स एंड प्रेजुडिसेस विषय पर आयोजित इस विशेष व्याख्यानमाला में आप सभी की उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। यह कार्यक्रम गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड शिक्षा विभाग गुजरात राज्य गांधीनगर तथा चुनीलाल गांधी विद्याभवन सार्वजनिक यूनिवर्सिटी सूरत के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया है। यह सहयोग संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार और उसके वास्तविक स्वरूप को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इस अवसर पर मैं हमारे संरक्षक श्री हिमांशु पालीवाल जी, अध्यक्ष गुजरात राज्य संस्कृत बोर्ड का अभिनंदन करती हूँ। साथ ही डॉक्टर संदीप भट्ट, विशेष कर्तव्य अधिकारी तथा आयोजन से जुड़े सभी माननीय सहयोगियों का भी आभार व्यक्त करती हूँ। हमारे बीच उपस्थित विशिष्ट वक्ताओं डॉक्टर प्रसाद भिड़े जी, प्रोफेसर मल्हार कुलकर्णी जी तथा डॉक्टर भगीरथ सिंह जी परमार का मैं विशेष स्वागत करती हूँ। हमें विश्वास है कि उनके विचार इस विषय को नई दिशा प्रदान करेंगे। साथ में मैं थोड़ा सा आपको चुनीलाल गांधी विद्याभवन के बारे में बताना चाहूँगी। चुनीलाल गांधी विद्याभवन के यह संस्थान संस्कृत अध्ययन, शोध और भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। अपने स्थापना काल से यह संस्था संस्कृत भाषा के शिक्षण, पांडुलिपियों के संरक्षण, शोध गतिविधियों तथा सांस्कृतिक मूल्यों के संवर्धन के क्षेत्र में सक्रिय रही है। समय के साथ विद्या भवन ने केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त की, बल्कि समाज में संस्कृत के प्रति जागरूकता और सम्मान की भावना को भी सुदृढ़ किया है। वर्तमान समय में जब संस्कृत भाषा को लेकर अनेक भ्रांतियां और पूर्वाग्रह प्रचलित है, तब ऐसे विमर्श अत्यंत आवश्यक हो जाते हैं। संस्कृत केवल अतीत की भाषा नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक संरचना, दार्शनिक चिंतन, साहित्यिक वैभव और आधुनिक संदर्भों में भी प्रासंगिक ज्ञान की भाषा है। आज का यह कार्यक्रम हमें इन सभी आयामों पर गंभीर चिंतन का अवसर प्रदान करेगा। मैं विश्वविद्यालय प्रशासन, स्थानीय आयोजन समिति, प्राध्यापकगण तथा विद्यार्थियों का विशेष धन्यवाद करती हूँ, जिनके सहयोग से यह कार्यक्रम संभव हो सका है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं श्री आशित भाई गांधी और श्री श्रेयस भाई गांधी का विशेष अभिनंदन करती हूँ। ये चुनीलाल गांधी विद्याभवन जिनके नाम से स्थापित है, चुनीलाल इनके ग्रेट ग्रैंडसन है और वो आज यहाँ पर उपस्थित है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ और कार्यक्रम की सफलता का मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। मंचस्थ व्यक्ति विशेष महानुभाव, सभागृहમાં ઉપસ્થિત સૌ આમંત્રિતો, અમારી ચુનીલાલ ગાંધી વિદ્યાભવનની ટીમના સભ્યો, ડૉક્ટર ભગીરથસિંહજી પરમાર બહુ જાજો પરિચયના મોહતાજ નથી,
એમની કાર્યપદ્ધતિ અને એમણે કરેલા કાર્યો સુરત, માત્ર સુરત શહેર નહીં તો સમગ્ર ગુજરાતમાં નમૂનેદાર રહ્યા છે. ટૂંકમાં એમને માટે બરકત વિરાણી બેફામ સાહેબની ગઝલના 2 શેર એમના પરિચયમાં કહીશ, કારણ કે બધાને જ અન્યત્ર રોકાણ હોવાને કારણે આપણે ઝડપથી આ કાર્યક્રમ પતાવવાનો છે. બરકત વિરાણી બેફામ સાહેબની ગઝલના 2 શેર છે. કોઈ અમને નડ્યા તો ઊભા રહી ગયા, પણ ઊભા રહીને અમે કોઈને ના નડ્યા. એમના કાર્યકાળ દરમિયાન એવો ક્યારેય કોઈને નડ્યા નથી. અને સુરતના શિક્ષણ જગતમાં, સુરત જેમ ડાયમંડ નગરી કહેવાય કે ટેક્સટાઇલ નગરી કહેવાય, પણ શિક્ષણ હબ બનાવવાની દિશામાં એમના જે પ્રયત્નો ને એમના જે કાર્યો છે, એમની જે સિદ્ધિઓ છે, એ નમૂનેદાર અને આવકાર્ય છે અને ઉદાહરણીય છે. હમણાં જ એક છેલ્લા કાર્યક્રમમાં સુરત શહેરમાં 100% પરિણામ મેળવનાર તમામ બોર્ડના આચાર્યો, 344 જેટલા આચાર્યોને બિરદાવવાનો એક જ પ્લેટફોર્મ પર અને કોઈ પણ જાતની અફડાતફડી વગર સરસ રીતે કાર્યક્રમનું આયોજન જેમના નેજા હેઠળ થયું, એવા સુરતના ત્યાં સુધીમાં આવેલા જિલ્લા શિક્ષણાધિકારીઓમાં એક આગવી છાપ ઊભી કરનાર ડૉક્ટર ભગીરથસિંહજી જાડેજા સાહેબ, પરમાર સાહેબ, આપણે ત્યાં એક સંકટ સમયની સાંકળની જેમ અહીં આજે ઉપસ્થિત છે. અન્યત્ર રોકાણ ખૂબ જ હોવા છતાં પણ એક જ ફોન પર અહીં ઉપસ્થિત થયા છે. એમને હું અભિવાદન કરું છું, આવકારું છું. અને અંગતિ ઉર્ધ્વમ ગચ્છતિ ઇતિ, એટલે કે ઉર્ધ્વ તરફ જેની ગતિ છે એવા અગ્નિની જ્યોતની જેમ એમની સફળતાની જ્યોત વધુ ને વધુ ઉપર જાય એવી શુભેચ્છા સાથે વિરમું છું. જય જય ગરવી ગુજરાત. આભાર સાહેબ. નમસ્કાર. ગુજરાત રાજ્ય સંસ્કૃત બોર્ડ દ્વારા આયોજિત સંસ્કૃત વ્યાખ્યાનમાલા ના કાર્યક્રમની અંદર આપણને જ્ઞાન પીરસનાર આજના મુખ્ય વક્તા પ્રોફેસર મલ્હાર કુલકર્ણી સાહેબ અને ડોક્ટર પ્રસાદ ભીડે સાહેબ, આ કોલેજના ટ્રસ્ટી શ્રી મયંકભાઈ ત્રિવેદી સાહેબ, આદરણીય મંચ, આપ સૌ પ્રોફેસર મિત્રો, શિક્ષક મિત્રો અને વિદ્યાર્થીઓ, વધારે કશું જ નહીં કહેતા આજે એમ કહી શકાય બહુ પવિત્ર દિવસ છે. છત્રપતિ શિવાજી મહારાજનો 396મો જન્મ દિવસ છે, જન્મ જયંતિ છે આજે. અને એવા દિવસે આવી સુંદર મજાની વ્યાખ્યાનમાળાનું આયોજન થયું છે અને સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટીને પણ ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. આનો શ્રેય મયંકભાઈ ત્રિવેદી સાહેબને જાય છે કે આવી સુંદર મજાની વ્યવસ્થા પ્રોવાઈડ કરી છે જેથી કરીને અમારા વિદ્યાર્થીઓને સારામાં સારું જ્ઞાન મળી શકે. વધારે કશું નહીં કહેતા, સંસ્કૃત હું ક્યારેય ભણ્યો નથી, પરંતુ અહીંયા જિલ્લા શિક્ષણ અધિકારી તરીકે કાર્યભાર સંભાળ્યા પછી કામના લોડના કારણે નથી કરી શક્યો, પરંતુ એમ કહી શકાય માતૃભાષા એક શીખવી જોઈએ, એક વિદેશી ભાષા તરીકે અંગ્રેજી ભાષા શીખવી જોઈએ, પરંતુ આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાને જતન કરવા માટે, ટકાવી રાખવા માટે સંસ્કૃત જો નહીં શીખીએ તો આપણે ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ ઊભી થશે. અને આપણા રાષ્ટ્રની રાષ્ટ્રીય ભાષા હિન્દી, એટલે 4 ભાષાનું જ્ઞાન આપણને સૌને હોવું જોઈએ, એ અગત્યતા છે. તો આ માટે હું આજના દિવસે એક વિનંતી કરું છું અને એક પ્રણ લઉં છું કે મારે પણ સંસ્કૃત શીખવું પડશે અને હું સંસ્કૃત શીખીશ અને જેથી કરીને આપણા સાંસ્કૃતિક વારસાનું જતન કરી શકું અને આગળ વધારી શકું. કારણ કે વિદ્યાર્થીઓ સુધી જે વિચારો પહોંચાડવાના છે સંસ્કૃત થકી જ પહોંચાડી શકીશું, બાકી પહોંચાડી શકીશું નહીં. વધારે કશે વિશેષ નહીં કહેતા આજના જે તજજ્ઞ મિત્રો જે છે, વક્તાઓ છે, જેમને સાંભળવાના છે, તેમના થકી માર્ગદર્શન મેળવીએ. અને આવું સુંદર મજાનું આયોજન કરવા બદલ ફરીથી સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટી મયંકભાઈ ત્રિવેદી અને એમની ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન અને શુભેચ્છા આપું. થેન્ક યુ. વંદે માતરમ. ભારત માતા કી જય. प्रशासनिक कार्येषु कुशलान् संस्कृत प्रियान् भगीरथ सिंह वर्यान् नुमः कर्तव्य तत्परान्. खूब खूब आभार साहेब. यस्य वयं प्रतीक्षायां स्मः स च कालः समागतः. संस्कृत भाषा विषये पूर्वाग्रहाः तथा वस्तुस्थितिः इति विषयम् आदाय स्वव्याख्यानार्थं निवेदयामि डॉक्टर प्रसाद भीडे महोदय. नमो नमः. व्यासपीठे विराजमानः विद्वद्वरः आचार्यः मल्हार कुलकर्णी महाभागः सभायाम् अग्रे स्थिताः संस्कृतानुरागिणः
संस्कृतभाषायाः प्राध्यापकाः, शास्त्राध्यापकाः, संस्कृतशास्त्राणां संस्कृतभाषायाः छात्राः अपि च अन्ये नागरिकाः सर्वान् अभिवादये। अद्य संस्कृतभाषाम् अधिकृत्य अत्र मया स्वमतस्थापनं कर्तव्यम्। मम अभिप्रायः मुखरीकर्तव्यः इति आयोजकानाम् आदेशः वर्तते। परन्तु वस्तुतः अयं तु मत्कृते अनवस्था प्रसंग इव भाति। यतोहि अत्र व्यासपीठे उपस्थिताः आचार्याः मल्हार कुलकर्णी महाभागाः न केवलम् उपाधिना वृत्त्या वा आचार्याः, ते वस्तुतः मम गुरुचरणः एव। IIT मुम्बईतः मया विद्यावारिध्याः कृते यत्किमपि अध्ययनं कृतं तत् सर्वम् अध्ययनम् आचार्याणां मार्गदर्शनेन एव सम्पन्नम्। तेषां पुरतः वस्तुतः मया किमपि वक्तव्यं न, अत्र मौनमेव उचितम्। यथा भर्तृहरि वदति, विशेषतः सर्वविधां समाजे विभूषणं मौनम् अपण्डितानाम् इति। किमर्थं मौनमिति विभूषणम् अत्र? यतोहि भर्तृहरि वदति पूर्वमेव यत् स्वायन्तम् एकान्तम् अज्ञतायाः छादनमस्ति मौनमिति। मम अज्ञतायाः आच्छादनं मौनमस्ति, अतः वस्तुतः मया अत्र मौनमेव विधेयम्। तथापि आयोजनमेव ईदृक् जातमस्ति यद् व्यवहारार्थं तु मया वक्तव्यमेव। अतः आचार्येभ्यः निवेदयामि यत् अनुज्ञा अस्तु, अपि च अस्मिन् प्रसंगे यत् कोऽपि अपराधः भवेत् तदर्थं क्षम्यताम् अयं जनः इति प्रार्थ्य अनुज्ञार्थं निवेदयामि। अग्रे गत्वा आङ्ग्लभाषया हिन्दीभाषया च किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। So at the outset, I would like to thank the organizers, all office bearers of Sarvajanik University for inviting me and giving me an opportunity to express my views about Sanskrit language today. You know, the day is also relevant. We are celebrating Shiva Jayanti, Shivaji Maharaj Jayanti. We all know that the Raja Mudra, the royal seal of Chhatrapati Shivaji Maharaj, has a Sanskrit slogan, has a Sanskrit line card over it. Pratipat Chandra Lekhevo Vardhishnu Vishwavandita Shahasuno Shivasyesha Mudra Bhadraya Rajate. This is what is emblemed over the royal seal of Shivaji Maharaj. This suggests how much significance Sanskrit language had in the reign of Shivaji Maharaj. And on this occasion, we have come together to speak about Sanskrit language. Moreover, we all are sitting, we all are gathered at a place which has a legacy of enlightening the society. I was informed that this educational institute
has completed more than 100 years. I can feel this legacy even by looking at this amphitheater. So this is indeed my great fortune that I have been given opportunity to speak today on this occasion and at this place. The title of today's talk is Sanskrit language going beyond myths and prejudices. So I would like to request the organizers to allow me to make an alteration in the topic. And instead of saying going beyond myths and prejudices, let us consider this topic as Sanskrit language going beyond debates and battles. Those who are following this topic since last few years must have read or at least heard about several publications which involve the words like battle for Sanskrit language, debates about Sanskrit language, and so on. The entire world till now has become quite familiar with the topic. I thought that we should not restrict ourselves only to talk about the issues that are involved with respect to discussions that go on about Sanskrit language. We should go beyond that, and that is why let us make an alteration in the topic and call it Sanskrit language going beyond debates and battles. You know, friends, the moment we speak about Sanskrit language, we come across two opposing points of view. हमारे सामने दो पक्ष खड़े हो जाते हैं संस्कृत भाषा के बारे में जब बात शुरू होती है तब. On one side, there are people who would like to highlight the significance of Sanskrit language, and in this effort, they praise the language to heavens. They praise the language to such an extent that Sanskrit language goes beyond all human languages. एक ऐसा पक्ष है जिस पक्ष में संस्कृत भाषा का जो महत्व है, उसकी जो महानता है, उसको बताते हुए इस तरह से वो पक्ष समाज के सामने रखा जाता है कि मानो संस्कृत भाषा जो है वो बाकी सारे मानवीय भाषाओं से परे जाती है. And on the other hand, there are people who consider that Sanskrit language historically has been a tool used by the political power, by the ruling class or by the culturally elite class to dominate the inferior class. ये दूसरा पक्ष भी सामने रखा जाता है संस्कृत भाषा के बारे में जब बोलते हैं तब, कि संस्कृत भाषा ये ऐतिहासिक दृष्टि से एक साधन के रूप में इसका प्रयोग किया गया. किसने? तो जो राजकीय दृष्टिया अधिक बलवान थे, जो समाज में सांस्कृतिक दृष्टिया और शिक्षा की दृष्टि से अधिक बलवान पक्ष है, ऐसे पक्ष ने संस्कृत भाषा का उपयोग किया जो अबल समाज के घटक है उन पर अपना प्रभाव रखने के लिए. And friends, both the parties present their views so logically that we get confused. We are not able to comprehend, we are not able to understand which side is appropriate. I call it the 3C circle. ये मैनेजमेंट में आजकल परिभाषाएं होती है ना, 3A 2B. वैसे मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत भाषा के बारे में जब बात होती है तब हम एक 3C के दुष्ट चक्र में फंस जाते हैं. At first we get convinced. First C is getting convinced. जो पक्ष हमारे सामने आता है उस पक्ष का सारा तर्क सुनकर
यही सच बात है, वी गेट कन्विंस्ड। दूसरा पक्ष जब हमारे सामने आता है तो वो पक्ष भी इतना तर्कशुद्ध होता है कि हमें लगता है कि अरे इनकी बात भी सही है। Then we get confused. The second C comes. At first, we get convinced by the first party. When the second party comes up, we get confused. And finally, we are clamped. That means we get stuck. हमारी बुद्धि जो है वो एक स्थिति में रुक जाती है, और ये जो सामने बैठे हुए सारे युवा वर्ग, ये जो सारे छात्र है, जो नई पीढ़ी है जिनको मैं महाविद्यालय में पढ़ाता हूं, वो फिर ऐसा सोचते हैं कि लेट्स गिव अप एंड डू समथिंग एल्स। अरे ये सही है कि वो सही है, इनके बारे में सोचते रहने से छोड़ दीजिए, दूसरा कुछ करते हैं। फिर वो इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, वो मेडिकल पढ़ते हैं, वो और कुछ पढ़ते हैं। और संस्कृत भाषा जितनी आवश्यक होती है 6ठी कक्षा से 9वीं कक्षा तक पढ़ना, सीबीएसई के लिए वो आवश्यक है, हमारे महाराष्ट्र में एसएससी के लिए तो अब वो भी आवश्यक नहीं है। तो जितनी आवश्यक होती है संस्कृत भाषा पढ़ना उतनी ही पढ़ते हैं, और बाद में संस्कृत भाषा का अध्ययन करना छोड़ देते हैं। और कभी कभार 50-60 साल होने के बाद जब कोई उनको स्कूल के फ्रेंड्स मिलते हैं तो उनसे बात करते हुए फिर अचानक से संस्कृत की बात आती है और कहते हैं अरे मैंने भी संस्कृत भाषा पढ़ी थी स्कूल में, लेकिन अब सब भूल गया। बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन आगे जाकर फिर पता नहीं चला कि क्या करे संस्कृत पढ़ के, और इसलिए मैंने पढ़ी नहीं। दिस इज इन जनरल a picture that we see in the society, and I hope you all agree with me. मैं ऐसे मानता हूं कि मुंबई जैसे शहरों में यही चित्र हमें दिखाई देता है, और सूरत का हाल इससे कुछ अलग होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और जो मुंबई और सूरत जैसे शहरों की स्थिति है वही स्थिति बाकी के सारे बेंगलोर, कोलकाता जैसे जो महानगर है भारत के, इनकी स्थिति भी है। ये जो डिबेट चलता है, ये जो पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष चलता है, इसकी वजह से बाकी कुछ होता हो या ना हो, एक बात अवश्य होती है कि हमारे बुद्धि में भ्रम फैल जाता है। कभी कभी हमारा बुद्धि भेद भी हो जाता है। एक और बहुत सारे हम में से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि संस्कृत भाषा ये देव भाषा है। The sounds in Sanskrit language have divine power. और दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं कि how can a sound have a divine power? आप कहते हैं कि वेद ये मंत्र है, परंतु आप उन्हें मंत्र क्यों कह रहे हैं? आप अगर वेदों का जो आशय है वो देखेंगे तो वेद तो एक सामान्य कवि काव्य का संग्रह है। तत्कालीन ऋषियों ने अर्थात प्रतिभावान मानवों ने प्रकृति को जिस तरह से देखा, उसके पश्चात उनकी प्रतिभा को उन्होंने आह्वान किया, और जो उनको सूझा वो उन्होंने मुखर कर दिया, और वो शब्द अर्थात सूक्त है। तो ये तो काव्य संग्रह है, आप उन्हें क्यों खामखा डिवाइन पावर ऐसा कह रहे हो? ये दूसरा पक्ष है। वी गेट कंफ्यूज। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि संस्कृत was a Brahminical language. As I mentioned earlier, Sanskrit language was used as a tool by the dominating class to dominate the inferior classes in the society. ये पक्ष बड़े आग्रह पूर्वक हमारे सामने रखा जाता है, और दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि संस्कृत भाषा के जो प्राचीन महाकाव्य है
जिन्हें आर्ष महाकाव्य ऐसा माना जाता है, रामायण और महाभारत, ये जो महाकाव्य है, इनके जो रचयिता है महर्षि वाल्मीकि और महर्षि व्यास, यदि जिस तरह से लोकाख्या है, जिस तरह से परंपरा कहती है, उस परंपरा को देखे तो महर्षि वाल्मीकि और महर्षि व्यास, इनका जन्म क्या ब्राह्मण कुल में हुआ था? यदि ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत भाषा ये केवल ब्राह्मणों की भाषा है, तो महाभारत और रामायण के रचयिता कौन थे? संस्कृत भाषा के महाकवि ऐसा जिन्हें कहा जाता है, महाकवि कालिदास, उनके विषय में जो लोकाख्याएं हैं, फोकलोर ट्रेडिशन में जो कालिदास के बारे में हमें पता चलता है, वो तो ऐसा कहा जाता है कि कालिदास तो एक अनपढ़ गवार चरवाहा था, वो कोई पढ़े लिखे ब्राह्मण कुल में जन्मा हुआ कोई विद्वान पंडित नहीं था, वो तो चरवाहा था। तो ये तो साक्षात साहित्य के रूप में हमें प्रमाण मिलते हैं। जो पूर्व पक्ष मैंने अभी आपके सामने रखा, उसके विरोध में आ जाते हैं। एक ऐसा पक्ष भी रखा जाता है कि संस्कृत was never the language of masses। ऐसा कहा जाता है कि संस्कृत ये कभी सामान्य जनों की भाषा नहीं थी, ये तो केवल राजे रजवाड़ों ने जिसे आश्रय दिया ऐसी एक भाषा थी। इट वॉज पैटर्नाइज्ड बाय द रूलर्स टू एनहांस देयर इन्फ्लुएंस ओवर द सोसाइटी। तो कभी सामान्य जन संस्कृत भाषा में बोलते नहीं थे। इट वॉज प्रोबेबली द लैंग्वेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। एक और हम ये पढ़ते रहते हैं, इस पक्ष को सुनते रहते हैं, परंतु दूसरी ओर हम जब थोड़ा सा संस्कृत साहित्य पढ़ते हैं, काव्य नाट्य इत्यादि पढ़ते हैं, उदाहरण स्वरूप एक देता हूं केवल कि भवभूति रचित उत्तर रामचरितम नाम का एक बहुत बड़ा सुविख्यात नाटक है। उसकी प्रस्तावना में ही सूत्रधार का और नट का एक संवाद है। उस संवाद में सूत्रधार स्वयं कहते हैं कि ये जो नाटक है, इस नाटक का प्रयोग कालप्रिय नाथ की यात्रा में होने वाला है। अब कालप्रिय नाथ की यात्रा में जिस नाटक का प्रयोग हो, उस नाटक को देखने वाले प्रेक्षक कौन रहेंगे? क्या ये प्रेक्षक केवल वेदविद रहेंगे? क्या ये प्रेक्षक केवल अभिजन विद्वान रहेंगे? ये तो संभव नहीं है, क्योंकि यात्रा में, जत्रा में सामान्य जनों का सहभाग होता है। समाज के सारे वर्ग के लोग यात्रा में एक साथ आते हैं और नाटक ये मनोरंजन का माध्यम है, और मनोरंजन के लिए केवल अभिजन जाकर नहीं बैठते। तो यदि सामान्य जनों के सामने उत्तर रामचरितम जैसे नाटक का प्रयोग संपन्न हो रहा हो, तो ये तो संभव नहीं कि प्रेक्षकों को उसकी भाषा समझ में ना आए और केवल रंगमंच पर नाटक की प्रस्तुति ना, केवल रंगमंच पर नाटक की प्रस्तुति हो। संस्कृत नाटकों में हमें कई भाषाओं का प्रयोग दिखता है। मृच्छकटिक जैसा बड़ा सुप्रसिद्ध प्रकरण है, कवि शूद्रक ने लिखा हुआ, उसमें 7 या 8 भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग हमें दिखता है। उसमें आवंती जैसी एक प्राकृत है, प्राच्य जैसी प्राकृत है, और उसी के साथ संस्कृत भाषा का प्रयोग भी है। तो कुछ पात्र प्राकृत में भाषण करते हुए दिखते हैं, कुछ पात्र संस्कृत में भाषण करते हुए दिखते हैं। और नाटक ये सामान्यतः समाज का प्रतिबिंब होता है। लोकवृत्तानुकरणम नाट्यमेतद् भविष्यति, ऐसा नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने कहा है। तो लोक में जो होता है वो रंगमंच पर दिखता है, और रंगमंच पर यदि हमें सातत्य से ये दिखता हो, केवल मृच्छकटिक में नहीं,
रंगमंच पर यदि हमें सातत्य से यह दिखता हो कि संस्कृत और प्राकृत ये दोनों भाषाओं का एक साथ प्रयोग हो रहा है, तो ये मानना कितना उचित होगा कि संस्कृत ये केवल एक ही वर्ग की भाषा थी एंड इट वाज नॉट द लैंग्वेज दैट वाज नोन टू मासेस। आगे जाकर आधुनिक काल में भाषा शास्त्र, भाषा का एक शास्त्र जो है उसकी एक अलग तरीके से एक रचना संरचना हुई। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि भाई हाईलाइटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, सम पीपल गो टू द एक्सटेंट दैट दे गिव द स्टेटस टू संस्कृत लैंग्वेज व्हिच इज बियॉन्ड एनी अदर ह्यूमन लैंग्वेज। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अपने लोगों की स्तुति करते हुए हम थोड़ा अधिक बोल देते हैं, तो कुछ लोग रूपकात्मक आलंकारिक दृष्टिया कहते हैं कि संस्कृत इज द मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड, संस्कृत इज द ओल्डेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। इस तरह से हमारी भाषा की स्तुति करते वक्त अनजाने में हम कभी कभी दूसरे भाषिक समुदाय के दिल को चोट भी पहुंचा सकते हैं, है ना। जैसे यदि हम कहेंगे कि संस्कृत ये सबसे प्राचीनतम भाषा है, तो फिर तमिल भाषक जो लोग हैं, तमिल भाषा के जो अभिमानी है, वो तमिल भाषा के साहित्य के उदाहरण देते हैं, दृष्टांत देते हैं और उसका प्राचीनत्व क्या है वो सिद्ध कर देते हैं। कभी कभी हम कहते हैं कि सी इवन इंग्लिश लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत लैंग्वेज, एंड देन वी एन्यूमरेट अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स and show how even English vocabulary is derived from Sanskrit vocabulary. We say, see, father, pitru, mother, matru, brother, and the list is open-ended. इस तरह से हम एक के पीछे एक कई शब्दों का उदाहरण देकर ये सिद्ध करना चाहते हैं कि देखिए कैसे अंग्रेजी भाषा के शब्द जो है वो भी संस्कृतोद्भव है, इसीलिए संस्कृत यही विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। परंतु भाषा का जो शास्त्रीय अध्ययन किया जाता है, भाषा शास्त्र जो है, इसकी एक शाखा है जिसे ऐतिहासिक भाषा शास्त्र कहा जाता है, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स ऐसा जिसे कहा जाता है। तो इस हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स के तहत विश्व में जितनी सारी भाषाएं बोली जाती है उनका वर्गीकरण किया है भाषा कुलों में। और उस सिद्धांत को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि इस सिद्धांत के अनुसार संस्कृत और कई भाषा एक विशिष्ट कुल की भाषा है। सिद्धांत के लिए सैद्धांतिक संज्ञाओं का प्रयोग जिसमें होता है इंडो आर्यन, इंडो यूरोपियन इत्यादि इत्यादि। और इस सिद्धांत की दृष्टि से हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आवश्यक नहीं है कि फादर पितृ से ही आया हो, मदर मातृ से ही आया हो। संभावना यह भी है कि फादर और पितृ दोनों किसी एक शब्द से आए। वही स्थिति मदर और मातृ, ब्रदर और भातृ इससे होती है। और ये सिद्धांत की दृष्टि से सोचा, इससे संस्कृत भाषा का कोई नुकसान नहीं हो रहा है। परंतु होता क्या है कि भाषा की बात जब निकलती है तो वो हमारे अस्मिता का विषय हो जाता है। Isn't it? It is one of the aspects of our identity. समाज में हमारी पहचान होती है, मैं मराठी आहे, हूं गुजराती छू। ये जो हमारी आइडेंटिटी जो है, ये जो हमारा सामाजिक परिचय जो है, वो हमारा भाषिक परिचय है। और जब सवाल हमारे आइडेंटिटी का आता है तो उसमें अस्मिता आ जाती है। और अस्मिता जो होती है वो एक भाले की तरह होती है, वो एक तलवार की तरह होती है। उसकी नोच कभी तीक्ष्ण हो जाए ये हम बता नहीं सकते, और अधिक तीक्ष्ण हो गई तो उससे आघात होने की संभावना अधिक होती है। और हमारी परंपरा जो है
पक्ष पर आघात करने को नहीं कहती। We Indians have always been argumentative. We always believe that there could be not only two but many sides of the coin. इसके परे जाके हमारी परंपरा में जो एक प्रमुख सिद्धांत है अनेकांतवाद, तो अनेकांतवाद तो ऐसा कहता है कि हर पक्ष अपने अपने स्थान पर उचित हो ही सकता है। हर पक्ष अपने अपने तर्क बुद्धि से अपना अपना औचित्य प्रतिपादित कर ही सकता है। वो अंधे और हाथी और अंधों की कथा हम सभी को पता होगी। तो उसी अनेकांतवाद के सिद्धांत को सामने रखते हुए ये जो दो भिन्न पक्ष जिनकी चर्चा हमने अभी की, तो उचित ये होगा कि हर एक पक्ष को अपने अपने स्थान पर रहने देते हैं। Instead of getting clamped, that means getting stuck by the conflict, इन सब झगड़ों में झमेलों में फंसने से अच्छा और डिबेट करने से अच्छा संस्कृत भाषा की जो वस्तु स्थिति है वो यदि हम समझ ले तो उससे हमारा और भारत का कुछ लाभ हो सकता है। क्या है संस्कृत भाषा की वस्तु स्थिति? संस्कृत भाषा की महानता के बारे में चर्चा चल रही है ये सब। तो संस्कृत भाषा की महानता किन किन चीजों में? कल आनंद भाई से मेरी बात हो रही थी, जिन्होंने हमें यहां बुलाया है इस व्याख्यान के लिए। तो मैंने उनको पूछा कि आनंद भाई कौन सी भाषा में बात करना उचित होगा? गुजराती तो मैं समझ सकता हूँ, मुंबई से हूँ इसलिए, लेकिन बात नहीं कर सकता। संस्कृत में बात करें कि हिंदी में बात करें कि अंग्रेजी में बात करें? तो आनंद भाई है क्या? हाँ, तो आनंद भाई ने कहा कि देखिए प्रसाद जी, वैसे हिंदी में बात करें तो सबके लिए समझने में आसानी होगी, क्योंकि इट इज ए लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन फॉर इंडियंस। ये हमारी भारतीयों की भाषा है संवाद की। परंतु आप अंग्रेजी में भी बात कीजिए। ये तो हमारा थोड़ा सा इनफॉर्मल संवाद चल रहा था, अनौपचारिक संवाद चल रहा था। तो आनंद जी ने कहा कि क्या है, अंग्रेजी में हम बात करेंगे तो उससे वक्ता का प्रभाव उत्पन्न होता है, isn't it? So when somebody speaks in Sanskrit, when somebody speaks in English these days, then people feel that, oh, he is really a learned person. विद्वत्ता का एक प्रमाण अंग्रेजी भाषा में बात करना, ये हो गया। ये प्रसंग मैंने उद्धृत अभी इसलिए किया क्योंकि संस्कृत भाषा की महानता क्या है, इस विषय की जो चर्चा हम आगे करने वाले हैं, उस विषय में इस प्रसंग का औचित्य है। Since last 2 or 3 centuries, English has been an influential language at global level. लोकल लेवल पे जो हम पेटीएम करते हैं, गूगल पे करते हैं, उसमें अमिताभ जी हिंदी में बात करते ही है। वस्तुतः वो हमारे सांप्रतकालीन जो भारत सरकार है, इनकी कृपा है, वरना वो भी शायद अंग्रेजी में ही होता था। तो बड़ी अच्छी बात है। परंतु हम जब वैश्विक स्तर पर जाते हैं, then what do we see?
we see that English at global level is an influential language. It is a language of business, and more importantly, it is a language of transmission of knowledge. अंग्रेजों ने 2-3 शताब्दियों में आधे से अधिक विश्व पर जो राज किया, उसका एक कारण उनकी भाषा ये भी तो था। वो जहां जहां गए वहां वहां अपनी भाषा को संपन्न करते रहे। संस्कृत साहित्य शाकुंतल से लेके वेदों तक और सारे शास्त्र ग्रंथों तक अंग्रेजी विद्वानों ने अंग्रेजी भाषा में अनुवादित कर लिया। उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ये हमारा शास्त्र नहीं है, ये हमारा साहित्य नहीं है, हम इसे क्यों पढ़े, हम इसे अपनी भाषा में क्यों लाए। उल्टा उन्होंने अपनी भाषा में उसे लाया और उससे एक बहुत बड़ी ज्ञान शाखा निर्माण हो गई, जिसे ओरिएंटल स्टडीज ऐसा कहा जाता है। और ये काम सारे विश्व में उन्होंने किया। उससे क्या हुआ कि अंग्रेजी ये ज्ञान के आदान प्रदान की एक महत्वपूर्ण भाषा हो। Whether we accept it or not is a different question, but it is a fact that English has been a means, not only, but one of the important means of transmission of knowledge since last few centuries. और इसी वजह से आज हम अंग्रेजी भाषा को टाल नहीं सकते। और आज अंग्रेजी भाषा का ये जो महत्व है, ये महत्व संस्कृत भाषा का प्राचीन भारत रहा। लगभग 13वीं सदी तक ये महत्व हमें दिखता है, और उसके पश्चात भी संस्कृत लैंग्वेज हैज बीन the means of storage and transmission of knowledge in Indian knowledge tradition. IKS इस संज्ञा का प्रयोग आज महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के स्तर पर बड़े जोर शोर से होता है। इंडियन नॉलेज सिस्टम्स, भारतीय ज्ञान परंपरा। ये जो भारत की जो ज्ञान परंपरा है, इसमें कई सारे शास्त्र है, वो विकसित हुए, शास्त्र की धाराएं बनी, परंपरा हमें हर एक शास्त्र की दिखती है। इन शास्त्रों के ग्रंथ प्रायः संस्कृत भाषा में, मैं दोहराता हूं, केवल संस्कृत भाषा में ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, प्रायः प्रमुखता से संस्कृत भाषा में कितने शास्त्र ऐसे रहेंगे? There are not less than 64 different branches of knowledge that flourished in Indian knowledge tradition. और ये 64 जो नंबर मैं बोल रहा हूं, ये ऐसा कहीं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से लाया हुआ नंबर नहीं। This is an authentic number that I am quoting right now. And what is the reference for this? मैं फिर एक बार कहता हूं कि not less than 64 different branches of knowledge flourished in Indian knowledge tradition. ये 64 नंबर कहां से आया? आनंद जी ने अभी बोलते हुए डेक्कन कॉलेज का उल्लेख किया था, जहां पर एक महाकाय कोश प्रकल्प चल रहा है, और जिसी पर गुरुजी के मार्गदर्शन से मैंने पीएचडी का अध्ययन किया। 1948 में बंधुओं इस कोश का काम शुरू हुआ। उद्देश्य ये था, कोश निर्मित के समय में जो विद्वान सारे एकत्र आए, उनका उद्देश्य ये था कि संस्कृत भाषा में शास्त्र विषय और अन्य जितने सारे ग्रंथ है, उन सारे ग्रंथों में जितने शब्द है, उन शब्दों का एक कोश बने।
which would be different from a general dictionary that we see. You may feel that I am deviating a bit from the topic, but I am actually not deviating. I am just giving one example of how significant this language is. तो उद्देश्य ये था कि संस्कृत भाषा में लिखे हुए जितने ग्रंथ है वो सारे ग्रंथ एकत्र हो और उन शब्दों का एक कोश बने जो सामान्य शब्दकोश से भिन्न हो। सामान्य शब्दकोश में सारे के सारे शब्द नहीं होते, सामासिक शब्दों का प्रयोग सामान्य शब्दकोश में नहीं होता, गिने चुने शब्द होते हैं और फिर दो शब्द जोड़कर हम ही सामासिक शब्द बनाते हैं और फिर उसका अर्थ जो है उसकी निश्चिति करते हैं। परंतु इसमें वैसा नहीं, सारे सामासिक पद भी इस कोश में होने चाहिए, ऐसा एक उनका उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य था कि ये जो डिक्शनरी है, ये जो कोश है, दिस शुड बी एन एनसाइक्लोपीडिक एंड हिस्टोरिकल डिक्शनरी। वो हिस्टोरिकल डिक्शनरी हो, इसका मतलब ऐसा कि अक्ष, उदाहरणार्थ एक शब्द ले अक्ष, तो अक्ष इस शब्द का सबसे पहला प्रयोग वेदों में कहां होता है, तब उसका अर्थ क्या है, पुराणों में उसका अर्थ कैसे बदल गया, महाकाव्यों में उसका अर्थ, उसके अर्थ में क्या परिवर्तन आ गया, ये सारे परिवर्तन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अर्थात अनुक्रम से इस कोश में आए और एनसाइक्लोपीडिक वो डिक्शनरी हो, अर्थात उस शब्द से संबंधित जो सारी जानकारी हो, कल्चरल, हिस्टोरिकल, वो सारी उसमें हो। इस बहुत बड़े उद्देश्य से इस कोश निर्माण का कार्य आरंभ हुआ और मित्रों 1948 में इस कार्य का आरंभ हुआ। 1973 तक, मतलब 5 साल तक, पता है आपको क्या काम शुरू था? 5 साल तक संस्कृत भाषा में उपलब्ध ग्रंथों को इकट्ठा करना और उनको उनके वर्ग बनाना। The work of mere data collection, collecting the treatises and classifying them as per their subjects went on. Can you imagine the amount of this signifies the heritage of knowledge that India has. और ये जो क्लासिफिकेशन उन्होंने लगभग 5-6 साल तक किया, तो ये क्लासिफिकेशन करते हुए उन्होंने पाया कि ये सारे जो ग्रंथ है वो 64 अलग अलग ज्ञान शाखाओं से संबंधित है। 5 साल बीत गए परंतु ग्रंथों का वर्गीकरण समाप्त नहीं हुआ। तब जो नियोजन करने वाले विद्वान थे उन्होंने तय किया कि अभी यहाँ कहीं तो रुकना चाहिए, we have to define our purpose, यहाँ कहीं तो रुकना चाहिए और ग्रंथ प्रकाशन का कार्य आरंभ करना चाहिए। तब उन्होंने 1500 ग्रंथ, to be precise 1520 टेक्स्ट, 1520 ग्रंथ ये अपनी मर्यादा मानी और उन 1520 ग्रंथों में उन्हें जो जो शब्द मिल रहे हैं उनका प्रकाशन शुरू कर दिया। आज साल क्या है? 2026। आज भी प्रकाशन शुरू है और क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कौन सा अक्षर शुरू है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होती है ना जो डिक्शनरी होती है। मित्रों आज भी जो अक्षर शुरू है वो अक्षर है अ। When I said that there are not less than 64 different branches of knowledge in which we find text in Sanskrit language, I am actually referring to this gigantic scholarly work done by our ancestors. और आगे जाके हमें ये भी बात समझ में आएगी कि ये तो केवल 1520 ग्रंथों की बात चल रही है जिसमें हमें 64 अलग अलग ज्ञान शाखाएं मिली है। इसकी कोई मर्यादा नहीं है, दिस इज एन ओपन एंडेड लिस्ट। आगे जाके और भी ग्रंथ मिल सकते हैं जो ये 64 में से कोई और 65वीं ज्ञान शाखा से संबंधित हो। तो संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है या नहीं? संस्कृत भाषा केवल ब्राह्मणों की भाषा थी या सामान्य जनों की भाषा थी? वो कभी बोली जा रही थी या नहीं? इस सब विवाद में फंसने से
बेहतर ये होगा कि इन 64 ज्ञान शाखाओं में से कम कोई एक ज्ञान शाखा से मेरा परिचय तो हो। इस हेतु से संस्कृत भाषा का अध्ययन मैंने करना चाहिए। There was a time when, we used to believe in the principle that ब्राह्मणेन निष्कारणं वेदः अध्येतव्यः। चलिए वो समय बीत गए। आज ऐसा मानते हैं कि कोई भी बात बिना कारण के, बिना हेतु के होती नहीं है। प्रयोजनम अनुत्तिष्य मंदोपि न प्रवर्तते, ऐसी हमारी परंपरा कहती है। तो प्रयोजन है, हेतु है, वो हेतु रख के भी संस्कृत भाषा पढ़ना आवश्यक है। सारे के सारे 64 ज्ञान शाखाओं के बारे में तो इतने मर्यादित समय में बात करना संभव नहीं है, लेकिन मेरे ध्यान में जो 3-4 ज्ञान शाखाएं आती है जिनका आज भी बड़ा औचित्य है, the branches of knowledge that are very very relevant even today and in fact are studied in some or the other way even today, not only in India but outside India. I am just giving quick references to them. So Professor Malhar Kulkarni is sitting over here. He is an eminent professor in IIT Bombay and is a scholar of traditional Sanskrit grammar as well as linguistics. ये एक ऐसी ज्ञान शाखा है हमारी जिसका बहुत बड़ा औचित्य आज कंप्यूटर्स के और एआई के जमाने में है। आप सभी ने सुना होगा कि संस्कृत भाषा एक कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा है। बहुत सारी ऐसी व्हाट्सएप पर चीजें आती रहती है, फेसबुक पर घूमती रहती है, इसमें तथ्य क्या है क्या नहीं है ये हमें पता नहीं चलता। हम समझ नहीं पाते कि क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं कि संस्कृत एक कंप्यूटर फ्रेंडली लैंग्वेज है। कुछ लोग इसी ये जो चीज बताई जाती है उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर ये भी कहना चाहते हैं कि सी संस्कृत लैंग्वेज इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज एंड देयरफॉर इट इज क्लोजर टू कंप्यूटर्स। तो तथ्य इस बारे में ऐसा है कि संस्कृत भाषा के व्याकरण के नियम जिस पद्धति से रचित किए हैं उसका जो तंत्र है it is very similar to the way in which the rules for artificial languages are formed. तो संस्कृत भाषा कंप्यूटर फ्रेंडली भाषा है ये कहने से अधिक उचित ये हो सकता है कि जो संस्कृत व्याकरण के नियमों की रचना की पद्धति है इट इज कंप्यूटर फ्रेंडली, इट इज सुटेबल फॉर कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। इस विषय पर बहुत बड़ा कार्य 90 के दशक से भारत में और भारत के बाहर शुरू है। वो कार्य, उस कार्य की व्याप्ति अब इतनी बढ़ गई है कि संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स ऐसी एक स्वतंत्र ज्ञान शाखा आज उदित हुई है। लिंग्विस्टिक्स की अप्लाइड ब्रांच कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है और उस कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स आज पढ़ा और पढ़ाया जाता है। संस्कृत भाषा के ज्ञान के बिना वो पढ़ना संभव नहीं। अब आप में से कुछ लोग ऐसा सोचेंगे जो छात्र बैठे हुए कि संस्कृत कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है क्या, ये पढ़ के हमें क्या फायदा। तो आप छात्रों इससे बहुत दूर नहीं है। आप सारे लोग मोबाइल का प्रयोग तो करते रहोगे, करते कि नहीं करते? कुछ तो अभी भी कर रहे हैं। तो जिस मोबाइल का आप प्रयोग करते हो उस मोबाइल पे आज आप अंग्रेजी छोड़ के अन्य भाषाओं में भी टाइपिंग कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, वॉइस मैसेजिंग कर सकते हैं। ये जो अंग्रेजी छोड़ के अन्य भाषाओं के प्रयोग मशीन में हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हो रहे हैं, इसके लिए भारतीय भाषाओं का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए दो तरह के एक्सपर्ट्स लगते हैं, एक सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहा जाता है, और दूसरे लैंग्वेज एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें लैंग्वेज इंजीनियर्स या लिंग्विस्ट कहा जाता है। और भारतीय भाषा में अगर लैंग्वेज इंजीनियरिंग करना हो तो संस्कृत भाषा का ज्ञान होना अत्यावश्यक है।
संस्कृत भाषा का ज्ञान हो तो मराठी और गुजराती में क्या साम्य और क्या भेद है ये मुझे बड़ी सहजता से समझता है। तो लिंग्विस्टिक्स एक ऐसी ज्ञान शाखा है जिसे पढ़ने का संस्कृत भाषा के साथ आज बहुत बड़ा औचित्य है। Ancient Indian polity and administration is another very important branch of knowledge in which we find a number of treatises in Sanskrit language. Only one example, quoting only one book is sufficient, and that is Kautilya's Arthashastra. आप जितने फाइनेंस मिनिस्टर के बजट स्पीच होते हैं उनको अगर सुनेंगे तो आपके ये बात ध्यान में आएगी। ये छात्रों के लिए मैं विशेष रूप से कह रहा हूं, आप अवश्य सुनिए और आपको ये बात ध्यान में आएगी कि उनके बजट स्पीच में हर साल कम से कम एक चाणक्य के अर्थशास्त्र का उद्धरण होता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आग्रहपूर्वक जो हमारे शास्त्रों के वचन हैं उनको उद्धृत करते हैं। अर्थशास्त्र ये ग्रंथ आज जैसे जिस अर्थ में हम अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स ऐसा लेते हैं, इट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। पृथिव्याः लाभ पालन उपाययोः शास्त्रमिति अर्थशास्त्र। इट इज the scripture which is related to attaining the land. That means becoming sovereign. And palana, that means protecting the land in today's terms, which means international relations and foreign policy. So Kautilya Arthashastra is about internal administration, public administration, as well as foreign policy, international relations. भारत ये लोकतंत्र की जननी मानी जाती है और लोकतंत्र का ही प्रभाव हमें सारे विश्व पर दिखता है। तो लोकतंत्र क्या है ये समझने के लिए, और आजकल जिसे मैनेजमेंट के लेसन्स कहा जाता है, ऐसे कितने सारे मैनेजमेंट के लेसन्स हमें ऐसे संस्कृत ग्रंथों से मिलते हैं जो पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। तीसरा और एक विषय जो मेरे ध्यान में आ रहा है वो है मेडिसिन। इतनी सारी औषधि निर्माण की शाखाएं विकसित हुई है, परंतु हम देख रहे हैं कि आयुर्वेद का जो महत्व है वो कम नहीं हुआ है, उल्टा बढ़ा है। Along with allopathy and other streams, Ayurveda has been accepted as a significant branch of medicines all over the world. तो संस्कृत भाषा ये ज्ञान भाषा है। आयुर्वेद का ज्ञान संस्कृत भाषा पढ़ने से हमें मिलेगा। Because we are talking about Ayurveda and we all know that it is not only about the physical health of a human being, but it also concerns itself with the mental health. 2020 में कोविड के दौर से सारा विश्व गुजरा और उस दौर के बाद we all realized that mental well-being is as important as physical well-being. और अगर मनःशांति साधनी हो, if we want to attain mental well-being, then what is the result? सारा विश्व आज भारत की ओर बड़ी आशा से देख रहा है इस विषय में। Not only today, but since ages, since decades, people all over the world have been studying texts related to Indian philosophy. Why are they doing so? भारतीय तत्वज्ञान की ओर क्यों लोग आशा से देख रहे हैं, क्यों उसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि भारतीय तत्वज्ञान शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक
इन तीनों स्तरों का विचार करता है। उपनिषदों का जो संदेश है वो मुझे लगता है कि आज सबसे अधिक रेलेवेंट है। जितने हम प्रगति की ओर जाएंगे, जितने हम तंत्र ज्ञान की ओर जाएंगे, उतनी ही अध्यात्म की आवश्यकता अधिकाधिक बढ़ती जाएगी। We are living in a world which is ruled by capitalist economy, right? bestseller बुक्स आज उस तरह की है कि जिससे एक दिन में हम अमीर कैसे बने वगैरह वगैरह इस तरह के ऐसे टाइटल्स वाले बुक्स आज बेस्टसेलर बुक्स है। क्या वो बुक्स पढ़ के हम आदमी सचमुच में अमीर बन जाता है? मैं महाविद्यालयीन जीवन में जब संस्कृत पढ़ रहा था तो हमें ईशावास्योपनिषद था और पहला ही मंत्र उसका ऐसा है कि ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्यम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा वृद्धस्य स्विद्धनम्। गृहस्थाश्रम का स्वीकार करने के पश्चात जब असल में व्यवहार हम करने लगते हैं तब तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा वृद्धस्य स्विद्धनम्, इसका अर्थ हमें समझ में आता है। आज सारा विश्व के लोग जो है, दुख का कारण मुख्य क्या है? दूसरे का सुख, ये हमारे दुख का कारण आज बना है। ऐसा दिखता है, टेली सोप्स में भी हम वही दिखते हैं, फिल्मों में भी वही देखते हैं, वेब सीरीज में भी वही दिखते हैं। ये छोटा सा संदेश है कि ईशावास्यम इदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इस विश्व में जो भी कुछ हमें दिख रहा है उस पर अंतिम अधिष्ठान जो है वो ईश्वर का है। तो जो नेबर्स है उन्होंने अगर BMW खरीद ली तो ये भाव अगर हमारे मन में रहे कि द अल्टीमेट ओनरशिप does not belong to that person, he or she is going to own that car only till he or she is alive, उसके बाद क्या? तेन त्यक्तेन भुंजीथा, और मेरे पास भी जो भी कुछ है उसकी भी तो मेरी ओनरशिप परमानेंट नहीं है, कुछ समय के लिए ही है। तो क्या भाव से मैं इसका उपभोग लेता हूं? और अगर ये मेरे मन को समझा तो कस्यचित् धनम, दूसरे किसी का कुछ मुझे मिलना चाहिए, ये भाव भी मेरे मन में उत्पन्न नहीं होगा। देखिए, एक ही केवल उदाहरण में दे रहा हूं लेकिन वो कितना गहरा है। अगर ये हम समझ ले अच्छी तरीके से तो कदाचित हमारे कई सारे दुख जो है वो दुख नहीं रहेंगे। और ये केवल एक उपनिषद का एक उदाहरण। तो उपनिषद पढ़ना ये केवल आध्यात्मिक बात नहीं है। आज की तारीख में उपनिषद पढ़ना, इसका महत्व इस भौतिक व्यवहारिक जीवन में भी तो है, जितना पहले नहीं था उतना आज। और जो वो सारे उपनिषदों का सार है भगवद गीता। भगवद गीता इज interpreted as a book on management, a book on mental well-being, a book related to psychology. तो भारतीय तत्व ज्ञान, इसका भी बड़ा औचित्य आज के समय में है। इंडियन एस्थेटिक्स, भारतीय सौंदर्य शास्त्र का पुरस्कार आज सारे विश्व में किया जाता है। पाश्चात्यों ने जो संस्कृत भाषा है और जो संस्कृत के ग्रंथ है वो पढ़ने का आरंभ साहित्य से किया था। हमने ये बात सुनी होगी कि शाकुंतल पढ़कर कोई एक पाश्चात्य विद्वान भट्टे नाम का उसे सिराखों पर करके नाच रहा था। ये रूपकात्मक है। उसका वस्तुतः आशय ये है कि शाकुंतल का जो रोमांटिसिज्म है उसका अनुभव पाश्चात्यों ने कभी नहीं किया था। प्रेम भाव जो है उसका आधार त्याग होना चाहिए। ये कल्पना ही उनके लिए, ये विचार ही उनके लिए नया था। तो उन्हें उसका अचरज लगा, वो अचरज आज भी कायम है। इवन टुडे पीपल स्टडी रस सिद्धांत, दे स्टडी ध्वनि सिद्धांत, और वो जो हमारा ध्वनि सिद्धांत है आचार्य आनंदवर्धन ने
प्रतिपादित किया हुआ वही भाषा शास्त्र की एक नई शाखा बन गई है जिसे सेमियोटिक्स ऐसा कहा जाता है। और हम सेमियोटिक्स करके उसे पढ़ते हैं और हमें ये पता ही नहीं होता है कि ये तो ध्वनि सिद्धांत है, इसका मूल तो ध्वनि सिद्धांत है, क्योंकि हमने संस्कृत भाषा पढ़ी नहीं रहती है। अगर पढ़ी होती है तो केवल देव वर्ण माला इतनी मर्यादा में पढ़ी होती है और 10वीं कक्षा के बाद हम उसे पढ़ना छोड़ देते हैं। पाठशाला में भी हम यदि अध्ययन करते हैं तो केवल जो गुरुजी ने सिखाया है उतनी ही मर्यादा में अध्ययन करते हैं। कदाचित केचन केवलम शुकैव रटन्ति परम अर्थेषु मूढ़ा ज्ञातं वा सुभाषितम् यथा खरश्चन्दन भारवाही भारस्य वेत्ता न तु चन्दनस्य एवं ही शास्त्राणि बहून्यधीत्य अर्थेषु मूढ़ा खरवत् वहन्ति। तर्हि केवलं शुकैव रटनेन कोऽपि लाभः नास्ति, रटनम् आवश्यकम्, तस्यापि औचित्यं महत्त्वं वर्तते, परं केवलं रटनं न पर्याप्तम्। समय की मर्यादा है मेरे पास, जो 3-4 विषय मैं आपके सामने रख सका वो मैंने आपके सामने रखे, परंतु ये सूची और भी आगे बढ़ सकती है। जैसे मैंने कहा कि वो 64 ज्ञान शाखा है, इट इज एन ओपन एंडेड लिस्ट, वी नेवर नो, वी मे गेट एन एडिशन टू द लिस्ट। वैसे ये 3-4 विषयों के बारे में मैंने मेरा अभिप्राय आपके सामने रखा। आप अगर इस पर स्वयं सोचेंगे बिना मोबाइल देखे तो आपको ध्यान में आएगा कि ऐसी कई सारी ज्ञान शाखाएं हैं जिनका आज भी औचित्य है। और हमारी इन ज्ञान शाखाओं का अध्ययन हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और अगर हमें इन ज्ञान शाखाओं का अध्ययन करना होगा तो संस्कृत भाषा के अध्ययन के बिना हमें गति नहीं। आप कहोगे क्यों गति नहीं है? इतने सारे लोग आयुर्वेद पढ़ते हैं, है ना, BA-MS करते हैं, उन्हें कहा संस्कृत भाषा का ज्ञान होता है? तथ्य है मैं जो बोल रहा हूं वो तो पढ़ ही लेते हैं, बिकॉज एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड मोस्ट ऑफ द बुक्स हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। तो लोग अंग्रेजी में अनुवाद पढ़ लेंगे और आयुर्वेद पढ़ेंगे। संस्कृत भाषा पढ़ने या ना पढ़ने से कौन सा बड़ा फर्क पड़ता है? ऐसा एक बड़ा ही तर्कशुद्ध प्रतिपादन इस पर किया जा सकता है, परंतु समझने की बात यह है कि जो अंग्रेजी अनुवाद हम पढ़ेंगे, इट इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट डन बाय सम वेस्टर्न स्कॉलर. It is not the original text. There is something called primary source, and unless we study, unless we know Sanskrit language, we have to rely on secondary sources. And since a secondary source is an interpretation, there is a possibility that the person who is interpreting the original text may interpret it the way in which he or she wants. तो इसी तरह से तो हमारे कितने सारे ऐसे ग्रंथ हैं, कितने सारे ऐसे शास्त्र वचन हैं जिनको तोड़ मरोड़ कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर हमारे सामने रखा हुआ है, परंतु हम दोष दूसरों को नहीं दे सकते क्योंकि हमने सेकेंडरी सोर्स ही पढ़ा, हमने प्राइमरी सोर्स पढ़ा ही नहीं। संस्कृत भाषा यदि ना पढ़े तो होने वाली ये एक हानि है, परंतु ये केवल एक हानि नहीं है, इससे भी एक बहुत बड़ी हानि यदि हम संस्कृत भाषा ना पढ़े तो होने वाली है। जिस संस्था में हम आज सारे बैठे हुए, मैं यहाँ खड़ा हूं, मुझे बताया गया है कि एक इनका हस्तलिखितों का बहुत बड़ा संग्रह यहाँ पर है ना। तो ये जो हस्तलिखितों का संग्रह है ये कौन पढ़ेगा? और ये यदि पढ़ना होगा तो ये सारे हस्तलिखित जिस भाषा में है उस भाषा का संज्ञान होना तो आवश्यक है। उस भाषा का संज्ञान ही हमें ना हो, हम केवल गुरुजी ने जितना सिखाया उतना ही पढ़ते रहे और सो जाए पढ़ने के बाद, और हमारे मन में कोई जिज्ञासा ना हो आगे, तो ये हस्तलिखित पढ़े रहेंगे सारे भंडार में जैसे है वैसे।
संस्कृत में ही एक सुभाषित है, पुस्तकस्था तुया विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। तो ये जो विद्या है जो आज एक भंडार में है, वो भंडार में ही रहेगी एंड इट विल नो मोर रिमेन विद्या, क्योंकि वो सुप्तावस्था में रहेगी, वो जीवित नहीं होगी। और उसका दायित्व किसका होगा? उसका दायित्व हमारा ही तो होगा, और किसका होगा? मैं जब 10वीं कक्षा में 8वीं 9वीं कक्षा में जब हम संस्कृत पढ़ रहे थे तो मुझे अचानक से एक पाठ उसका याद आ गया, एवं वदति पुस्तकम, ऐसा एक पाठ हमें था। ये पुस्तक जो है वो छात्रों के साथ बात कर रहा है और वो पुस्तक छात्रों को बता रहा है कि अरे आप मुझे थोड़ा अच्छी तरह से उसका मेरे साथ अच्छी तरह से बर्ताव कीजिए, आप मुझे जोर से खींचते हो, फेंक देते हो, मेरे पन्ने फट जाते और वो पुस्तक रोने लगता है। वैसे हम यदि इसी कॉन्फ्लिक्ट में और डिबेट में फंसे रहेंगे तो ये जो विद्या है हस्तलिखित के रूप में संग्रहस्थ, वो अश्रुपात करेगी और क्या करेगी? अच्छा, इतना करके भी अभी यदि हम नहीं पढ़ेंगे तो ऐसा मत सोचिए कि दूसरा कोई इसे नहीं पढ़ेगा। कोई पाश्चात्य जिज्ञासु संस्कृत भाषा का अध्ययन करके, शास्त्रों का अध्ययन करके यहाँ आएंगे, हस्तलिखित पढ़ेंगे, वहां लेकर जाएंगे प्रेग्मेटिक अप्रोच से, अर्थात बड़े सांप्रदायिक दृष्टि से उसका अनुशीलन करके कुछ छापेंगे और फिर वही चीज कोई पाश्चात्य विद्या करके हमारे पास आएगी। मेरी पत्नी कुछ महीनों पहले इमोशनल वेलबींग या मेंटल वेलबींग से संबंधित कोई एक कोर्स कर रही थी, तो उसमें डिस्टेंस हीलिंग वगैरह वगैरह ऐसी चीजें रहती है, आपने शायद सुना होगा उस बारे में, हीलिंग। और वो कुछ कोरियन या ऐसा कुछ था, आजकल कोरियन चीजों का बड़ा प्रभाव है ना, के सीरीज, के पॉप, वैसे के हीलिंग भी है शायद। तो वो कोरियन कुछ चीज है वो पढ़ रही थी और हम लोग साथ में वो पुस्तक पढ़ रहे थे। तो कुछ दिनों के बाद हमारे एक बात ध्यान में आई कि ये जो सारा सिखाया जा रहा है ये केवल संज्ञाएं अलग है, लेकिन जो सिखाया जा रहा है वो सारा भारतीय है। आप में से जिसने किसने हीलिंग सीखा होगा आपको ये बात समझ में आए, लेकिन वो कोरियन है इसलिए लोग उसकी तरफ भाग रहे और वो सीख रहे। जिस तरह से योगा बन के आ गया है और ऑनलाइन बड़े जोरदार क्लासेस चलते हैं, उसी तरह से बाकी के 63-64 ज्ञान शाखाओं की स्थिति हो सकती है और ऐसी होगी। तो उसका दोष दूसरे को देकर नहीं चलेगा, उसका दोष हमारा ही होगा। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा, गुरुजी ने मुझे कहा था कि आप बहुत बड़ा डोज वहां ना दे, तो डोज थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो रहा है। तो अंततः मैं विशेषतः आज जो ये संवाद में साध रहा हूं, ये छात्रों से संवाद साधा जाए ऐसा मेरे मन में था। तो आप सभी से मैं बड़े आग्रह से और स्नेह से ये कहना चाहूंगा कि लेट अस गो बियॉन्ड all conflicts and debates and battles related to Sanskrit language, and let us understand the real significance of Sanskrit language in today's world. If we understand it, nobody would need to insist us to study Sanskrit. अंतः प्रेरणा से हम सब संस्कृत पढ़ेंगे और मैं ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ, ये बड़ी प्राचीन वास्तु है, इस वास्तु का एक ऐतिहासिक महत्व है, तो इस वास्तु देवता से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आज इस विषय पर मंथन करने के लिए हम सारे एकत्र आए हैं। इस मंथन के फलस्वरूप जो नवनीत ऊपर आए, वो नवनीत
इस प्रेरणा के रूप में हो सारे छात्रों के लिए कि आगे जाकर संस्कृत भाषा का तथा संस्कृत भाषा में जो शास्त्र है इनका अध्ययन हम करेंगे और भारत की इस प्राचीन भाषा को और भारत की इस संपन्न परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। फिर एक बार इस व्याख्यान के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसलिए सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जैसे मैंने आरंभ में कहा था कि बोलते हुए अगर मुझसे कुछ प्रमाद हुआ हो तो गुरु जी मुझे अवश्य क्षमा करेंगे और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। ओजस्वी आपका वक्तव्य था। अभिज्ञान शाकुंतलम की आपने बात की। एक सामान्य पंक्ति है कि समर्पण प्रेम की शर्त नहीं, समर्पण प्रेम का स्वभाव है। आपने और भी कई अच्छे विषय प्रस्तुत किए कि संस्कृत कोई वर्ण विशेष, जाति विशेष की भाषा नहीं है। संस्कृत जो है ज्ञान की भाषा है। अद्भुत था। इसी के साथ आपने कई सुभाषितों को भी कोट किया। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से जब कुछ कार्यकर्ता मिलने गए थे तो उस समय उन्होंने कहा था कि आप सुभाषितों को लेकर के कुछ कीजिए। तो उनकी प्रेरणा से ही उद्गाराहा पुस्तक संस्कृत भारती के द्वारा नागपुर से प्रकाशित हुई है। सचित्र पुस्तक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। जो स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उसमें सुभाषितों का चयन करते हुए सचित्र उसको हमने प्रकाशित किया है। महोदय ने बताया कि डेक्कन कॉलेज में कोश शास्त्र का कार्य हो रहा है। मुझे भी वह सौभाग्य प्राप्त हुआ था कि मैंने भी वहाँ कार्य किया है और अभी केवल अ पर ही काम रुका हुआ है। अभी काफ़ी टेक्नोलॉजी के साथ भी वहाँ काम हो रहा है। हमने एक कार्य किया था महोदय, उसमें संस्कृत फॉन्ट को डेवलप करने के लिए। क्या होता है कि संस्कृत स्कॉलर जो होते हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हुए नहीं होते और टेक्नोलॉजी वाले संस्कृत से जुड़े हुए नहीं होते हैं, और दोनों के बीच का जो गैप है उसके कारण कई सारी समस्याएं खड़ी होती है। तो हम जैसा आपने बताया कि संस्कृत फील्ड वाले जो है वो कोडिंग, अष्टाध्यायी इत्यादि पढ़ चुके हैं, तो उसके माध्यम से भी वो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पद्य कुसुम से आपको मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। नाट्य शास्त्रे महारण्ये येषां कीर्ति मृगेन्द्रवत् प्रसादाख्यान नुमो नित्यम संस्कृत प्रेमिणो वयम। धन्यवादाः। सत्राध्यक्षत्वेन मार्गदर्शनाय सादरं निवेदयामि प्रोफेसर मल्हार कुलकर्णी महानुभावम्। तथैव તેમજ આશીષભાઈ વકીલ સાહેબ આપણે અહીંયા ઉપસ્થિત થયા હતા, ચેરમેન શ્રી સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટી, તેમજ કે.આર. દેસાઈ સાહેબ અહીંયા ઉપસ્થિત થયા છે, તેમજ પ્રતીકભાઈ શ્રોફ, સુનિલભાઈ મારફતિયા, તેમના બધાનું અમે અહીંયા સ્વાગત કરીએ છીએ। विश्वेशं सच्चिदानन्दं वन्देऽहं योऽखिलं जगत् चरीकर्ति दरीभर्ति सञ्जरीहर्ति लीलया। विश्वेशं सच्चिदानन्दं वन्देऽहं योऽखिलं जगत् चरीकर्ति दरीभर्ति सञ्जरीहर्ति लीलया। આજના આ પવિત્ર દિવસે મને અહીંયા આવીને આપ સર્વ વિદ્યાવ્રતી મહાનુભાવો સામે મારા શબ્દ બોલવાનું સૌભાગ્ય મળી રહ્યું છે, તેના કરતા આ સંસ્થાના પદાધિકારીઓ પ્રતિ હું હૃદયપૂર્વક કૃતજ્ઞતા પ્રકટ કરું છું અને
વ્યાકરણ સંપ્રદાયમાં અમારે ત્યાં એક ઉક્તિ છે, ખબર નહીં તમને ખબર છે કે નહીં, પણ અમારે ત્યાં તો છે કે બુભુક્ષિતમ नहीं बुभुक्षितैः व्याकरणम एव भुज्यते। ये बुभुक्षिताः ते एव व्याकरणस्य भोजकाः। तथापि अत्र सर्वेण वैयाकरणाः भोजनस्य च समयः प्राप्तः, अतः दुष्करं कर्म मयि आपतितं, परन्तु अस्माकं भीतिर्नास्ति। वयं तु पाणिनी छात्राः, लाघवम् अस्माकम् आत्मा, अतः लाघवेनैव 8 श्लोकान् पठित्वा अहं विरमामि। गुरोरावश्यकं मौनम् यत्र शिष्याधीराः प्रसाधकाः, गुरुणा प्रापिता यत्र तस्मादग्रे धिया गताः। धन्यो गुरुः स्वनेत्राभ्यां स्वशिष्यं यत् प्रपश्यति, बोधस्य पारं गच्छन्तं सत्यवाचं च नैष्ठिकम्। આ બે શ્લોકો અમારા પ્રસાદ ભીડે મહોદય માટે રચેલા છે. આતુના જે વિષય અહીંયા ઉપસ્થાપિત થયો એના ઉપર આ કોમેન્ટ છે મારી. अस्मिन् पक्षे तथान्यस्मिन् पक्षे मास्तु पूर्वाग्रहो हे बुधाः, हे बुधाः, अस्मिन् पक्षे तथान्यस्मिन् पक्षे मास्तु पूर्वाग्रहः, पूर्वाग्रहो अंधकर्ता अस्ति, पूर्वाग्रहो अंधकर्ता अस्ति, सत्यस्यावरणं महत्, अतः सद्यो ग्रहः च सत्यस्य ग्रहः कार्यः त्यक्त्वा आवरणं महत्, विशुद्धस्य प्रबोधस्य सदा ध्यायन्तु भो बुधाः। निश्चयेन प्रवक्ष्यामि अतोऽत्र चरणेषु वः, निष्कारणं प्रकुर्वन्तु क्षणशो अध्ययनं गिरः। अनुष्ठेयस्य धर्मस्य संस्कृताध्ययनस्य वै क्षणशः कणशश्चैव कुर्युराचरणं दृढम्। अष्टकस्य पुनर्वक्ष्ये संग्रहम्, अष्टकस्य पुनर्वक्ष्ये संग्रहम्, बोधरूपकः धर्मः पुनः तदैवास्ति, आचरामोऽग्रिमे क्षणे। अतो भवन्तु सर्वेत्र विद्यैकशरणाः सदा, सर्वं विद्यैव श्रेयो वां वितीर्यात् वः शुभं शुभम्। I hope this was not too difficult. With these words, I'm happy to tell you that I have followed my pledge to be very laghava. With these words, I stop. Thank you very much. मार्गदर्शनेन उपकृताः वयम् आधुनिक्यं तथा प्राच्यां विद्यायां निपुणान् बुधान् मल्हारनामकान् वन्दे
विश्वविख्यातकीर्तिकान्। धन्यवादाः। अधुना अवसरः वर्तते प्रश्नोत्तरस्य। હવે જિજ્ઞાસા સત્ર છે, કોઈને કોઈ પ્રશ્ન વિષય સંબંધિત સંસ્કૃત બાબતે પૂછવા હોય તો આપમાંથી પૂછી શકો છો. Thank you very much for lovely from what I heard. And there's an ongoing debate about pronunciation in Sanskrit and English. Because I have sort of a few scholar friends, and I always say, they say, as you say, that yoga has become yoga. So the question is, which is the right one? Is it yoga, asana, or such as like pranayam or pranayama? So what would you suggest? Which is the correct one? Because it is like sort of, every time I say yoga, that I live in UK. So every time I pronounce yoga or asana, like such as Paschimottanasana, Padmasana, and I actually feel bad because what I learned here is like yoga, asana, pranayam, Paschimottanasana. So what would you suggest? So as far as these two words are concerned, Right. yoga and asana. Right. So in Sanskrit language, yoga is a akaranta pullingi noun. Right. So it is pronounced as yoga, and when the vibhakti pratyay is attached, it is pronounced as yoga. Right. And on the other hand, asana is an apunsakalingi, Right. akaranta noun. So it is asana, and when attached with vibhakti pratyay, we say asana. Asana. That's correct. That's what I would say. Yes. Yes, but it depends on which language you are speaking in. Right. So if you are speaking English, Right. then the English language tendency is different than what Sanskrit is. It is. Yeah. So it's first we need to ask you what exactly you are speaking, and then if you still want to retain the Sanskrit pronunciation, you can say yoga Yeah. or asana, but it is not mandatory because every language is different, Correct. and in different languages we have different ways, different patterns Right. of pronunciations. So, for example, in modern Indian languages, we will, without caring for it, we would refer to these words as yog, Yes. asan, Correct. and we don't feel we are doing something wrong Right. because that we are following our mother language intuitions, where the final vowel remains unpronounced, silent. That's correct. So that seems to be the linguistic pattern that people follow. So it's up to you. You don't need to be guilty for it because you are following a particular linguistic pattern. But still, if you want to remain faithful to the Sanskrit pronunciation, Correct. Yeah. and if you say I'm pronouncing it in Sanskrit way, and then you say yoga, Yeah. then we would say, please don't do that. No, I don't like to say yoga. I don't like to say asana, because I mean I have taken classes for over 30 years in UK, and I do say in class, that I'm sorry, but this is what we learn. We don't say yoga, we don't say asana, we say yoga, and they are pretty good. But it is like, as yoga has become mainly like physical. So, but Yes, But yes. that's- So, that's but what that is we not the mean. only example. For example, we know very famous Indian actress. Her name is Hema Malini, right? yes, correct. Yeah. So this Hema becoming Hema, this is Okay. a similar phenomenon. All right. Yeah. So I should feel guilty, but I do. But thank you so much. Thank you. नमस्कार सर, आप फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं संस्कृत कहाँ, मतलब अभी जो हमें संस्कृत हम किसी को नहीं आ रही है एंड वी आर फीलिंग गिल्टी अबाउट इट, तो आप क्या देख रहे हैं फ्यूचर में इंडिया में संस्कृत का कैसे होगा? As such, when we see young Medhavi Chhatras sitting here, we are very sure that there are bright days for Sanskrit to come. The more important point is those who are not typically studying Sanskrit in their colleges and universities, for them also there is an inner desire to study Sanskrit, and this is what is the main driving force as we see, and that is very crucial because that drives the concept of cultural roots in
proper manner, and people find themselves rooted in a proper way. That we see happening quite a lot. And thanks to the efforts of various institutions, including Samskrita Bharati, and also the support that they are getting from the government, we see that this is happening quite fast and rigorously and with full support. What we need to maintain is, however, the feeling towards maintaining that tempo that we built, and not getting into any prejudice and so on. So I would like to add something to this. Since I am a faculty in a university, and I interact with the younger generation every day, I do find that Sanskrit has been trending since last few years. If you go through the social media like Instagram and Facebook, there are so many influencers on Instagram which do reels in Sanskrit language. I don't want to name anyone, but there are many. So they sing songs in Sanskrit, they impart information about our Shastra Granthas and our knowledge tradition. There are many brands these days which promote products which are related to Sanskrit language, t-shirts and gift items and all. In Maharashtra, many clubs and organizations are coming ahead and presenting plays and street plays in Sanskrit language. So Sanskrit is definitely becoming more popular since last few years as compared to earlier decades. I hope that it is a responsibility of the academic world now to take these students or take the younger generation who has got attracted to Sanskrit language also to the study of Shastras, and I believe this will happen. I would like to share with you some constraints that I found when I was studying Sanskrit in my student ages in 1960s. One of them is vocabulary. Like the science and the technology has grown more, and the more vocabularies has mostly been in English. And it is required that, though they have learned many things from the Sanskrit language, but the vocabulary they have created in English, which Sanskrit has not. So of course this effort that the government is doing for creating a Sabdakosh is very good. I think soon enough all the vocabularies which are used in English will be available in Sanskrit. So, and the most important is speaking the language, where if group of people debate or communicate in Sanskrit, maybe the popularity of the language will increase. Thank you. So in this regard, I would like to point out Article 351, if I am not mistaken, of the Constitution of India, which talks about the use of Sanskrit in creating the scientific and technical terminology for modern Indian languages, mainly Hindi, but other languages also, following which the Government of India formed a commission called Commission for Scientific and Technical Terminology, CSTT. And then several such bodies were established across all states. This is the central body that I am talking about. And they have come up with multiple volumes, 70 volumes as far as I know, until some years ago. They have published creating new terminology for technical purposes, using quite a lot of drawing quite a lot of Sanskrit vocabulary. And I hope, people keep complaining about
it being difficult, etc. But until it is used, you won't realize. For example, now the new term Vida. Vida is a very popular term now. And this is also very simple. Instead of using data, and Vida is a translation of data. Most of the time, general public using the term data do not know whether that word is a singular or a plural. Most of the time they add that S, datas, without realizing that data itself is a plural. So in this case now we have the word Vida with us. This is a pure Sanskrit drawn word. And that is, I think, very popular now. And it will grow popular. And similarly, many such words will become popular now. The point is, we need to use them because it's up to us as users to use them, and that use will make it popular. And the other thing is, just 1 second, madam. So in this regard, I would also like to bring to your notice that nowadays we also see many people doing activities related to cricket. I also did a Sanskrit cricket commentary when I was in school. And I do live cricket commentary also. We have developed terminologies for various fielding positions, for example, and various other things. नमो नमः। अहं ज्ञातुम् इच्छामि कि नासा संस्थामध्ये ये कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति ते सर्वे संस्कृतभाषा ज्ञातुम् आवश्यकमेव। किं सत्यम्? मेरा इस विषय में कोई अध्ययन नहीं है। समाचारपत्रे एतत् आवश्यकम् अस्ति इति वृत्तपत्रेषु अहं पठामि। संस्कृत अध्ययनम् आवश्यकम्। इत्युक्तौ अहं न जानामि। नहीं, नासामध्ये ये मेसेज प्रेषयतु ते सर्वे उल्टा गच्छति। यदा संस्कृतभाषामध्ये अहं संस्कृतं जानामि अहं संस्कृतं व्याकरणमध्ये कोऽपि दोषः नास्ति, तदा अन्तरिक्षमध्ये ये प्रेषयतु ते सर्वे उल्टा भवन्तु इति अहं पठामि। किं सत्यमिति सर्वे? एतत्तु वस्तुतः अस्माकम् अभिप्रायः, इतः पर्यन्तम् अस्माभिः आधिकारिकरूपेण अस्माभिः किमपि न श्रुतं। भवतीभिः आधिकारिकरूपेण किं श्रुतमस्ति न जाने, तथा आधिकारिकं किमपि नास्ति इति एव अस्माकं ज्ञानमस्ति। किन्तु वयम् अस्माकं ज्ञाने वृद्धिं कर्तुम् इच्छामः। यदि भवती जानाति अत्र भवति तर्हि सूचयतु। कुत इति चेत् तत्र अवश्यं नासातः रिक् ब्रिग्स् इति नाम कश्चन विद्वान् आसीत्, यः एकं लेखं लिखितवान्। अन्येषु विषयेषु च संस्कृतस्य प्रयोगमपि कृतवान्। ते जनाः कृतवन्तः। अपि च अवकाशे यः प्रथमः कश्चन ध्वनिः प्रेषितः, सः अस्माकं केसरबाई केर्कर् महोदयानां प्रेषितः सङ्गीतध्वनिः। एतद् वयं जानीमः। अस्मिन् विषये इतः पर्यन्तम् आधिकारिकं किमपि अस्माभिः तथा न श्रुतम्। धन्यवादः। महारुद्र शर्मा। अत्र कोऽपि प्रश्नः नास्ति, किन्तु यद् अद्य श्रुतं तद्विषये अहं किञ्चित् वदामि। श्रीभीडे कुलकर्णी च ताभ्यामुक्तं तु यद् महत् आकर्ण्य शास्त्रसारं वै धन्या वयं न संशयः। धन्यवादः। समापनार्थं गच्छामः। धन्यवाद ज्ञापनार्थं निवेदयामि MTB आर्ट्स महाविद्यालयस्य प्राचार्यान् डॉक्टर मुकेश पटेल महोदय। नमस्कार મિત્રો, ગુજરાત રાજ્ય સંસ્કૃત બોર્ડ ગાંધીનગર અને
ચુનીલાલ ગાંધી વિદ્યાભવન સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટીના સંયુક્ત ઉપક્રમે સંસ્કૃત વ્યાખ્યાનમાળા કાર્યક્રમના આયોજન માટે આપણને આર્થિક સહાય ગુજરાત સંસ્કૃત બોર્ડ દ્વારા પ્રાપ્ત થઈ છે. માટે સૌથી પહેલાં ગુજરાત સંસ્કૃત બોર્ડનો આ માટે સંસ્થા વતી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. સંસ્કૃત બોર્ડના હેમંતજી પાલીવાલાનો એ માટે અંતઃકરણપૂર્વક હું આભાર માનું છું. આજના કાર્યક્રમના અતિથિ વિશેષ સુરત જિલ્લા શિક્ષણાધિકારી ડૉક્ટર ભગીરથસિંહ પરમાર સાહેબ અતિ વ્યસ્ત હતા અને ખૂબ જ છેલ્લી ક્ષણે આ કાર્યક્રમમાં એમને રાજ્ય સરકારના શિક્ષણ સંસ્કૃત બોર્ડ તરફથી આ કાર્યક્રમમાં હાજર રહેવા માટેનું નિમંત્રણ મળ્યું અને એમણે સહ સ્વીકારી આપણા કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત રહ્યા. તે બદલ એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર. આજના સંસ્કૃત વ્યાખ્યાનમાળાના મુખ્ય વક્તા મુંબઈથી પધારેલ ડૉક્ટર પ્રસાદ બિંડે સાહેબનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું. જેઓ મુંબઈથી અહીં પધાર્યા અને આપણને સંસ્કૃત વિષય વિશે ખૂબ સુંદર રીતે પોતાની માહિતી દ્વારા આપણને નવી જાણકારી એમણે આપી છે. આજના વડીલ એવા આઈઆઈટી મુંબઈના પ્રાધ્યાપક આચાર્ય મલ્હા કુલકર્ણી સાહેબનો હું ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. એમના બાયોડેટા પરથી જ આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે સંસ્કૃત ભાષા માટે એમણે કેટલું બધું કામ કર્યું છે અને આપણા આમંત્રણને માન આપીને વધાર્યા છે અને એમના પોતાના વિચારો આપણા સાથે શેર કર્યા છે. તે બદલ એમનો અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું. સાર્વજનિક એજ્યુકેશન સોસાયટી અને સાર્વજનિક યુનિવર્સિટીના અધ્યક્ષ આશીષભાઈ વકીલ સાહેબ અને સાર્વજનિક યુનિવર્સિટીના તમામ સંચાલકો દ્વારા આપણે આ ગ્રાન્ટ મેળવી શક્યા અને એનું આ પહેલું આયોજન થયું છે. જે સુંદર રીતે આપણે આયોજન કરી શક્યા એ માટે સોસાયટીના તમામ પદાધિકારીઓ એમને મળેલા સહકાર બદલ એમનો હું આભાર માનું છું. ચુનીલાલ ગાંધી વિદ્યાભવન સમિતિના અધ્યક્ષ મયંકભાઈ જ્યારથી ગ્રાન્ટ આવી ત્યારથી કાર્યક્રમ માટેના આયોજન માટે વિચારતા રહ્યા, વારંવાર મિટિંગો પણ કરી અને આજનું આયોજન સારી રીતે આપણે કરી શક્યા છે. તેમાં મયંકભાઈનું પણ મહત્વનું પ્રદાન છે. એમનો પણ હું આભાર વ્યક્ત કરું છું. ચુનીલાલ ગાંધી ભવનના ડાયરેક્ટર તરીકે મીતાબેન વાસદિયાએ પણ સતત આ કાર્યક્રમને પાર પાડવા માટે પ્રયત્ન કર્યા છે. એમનો પણ હું આભાર માનું છું. એમટીબી આર્ટ્સ કોલેજના સંસ્કૃત વિભાગ ભાવનાબેન આનંદભાઈ એમણે સતત આ કાર્યક્રમ માટે માર્ગદર્શન આપતા રહ્યા. આજનું સમગ્ર સંચાલન અને આ કાર્યક્રમ માટેની સતત દોડધામ જેમણે કરી છે એવા આનંદભાઈનો આ તબક્કે હું ખાસ આભાર માનું છું કે એમણે કેટલીક વ્યવસ્થાઓ જે છે એનું સરસ રીતે આયોજન કર્યું છે. આજે અહીં પધારેલ જુદી જુદી સંસ્થાના અધ્યાપકો, શિક્ષક મિત્રો અને જુદી જુદી સંસ્થામાંથી પધારેલા તમામ વિદ્યાર્થીઓનો હું ખૂબ જ અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માનું છું. આપે આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે માટે તમારા અમે ખાસ આભારી છીએ. અન્ય શ્રોતાગણો, અન્ય શહેરમાંથી આવેલા સંસ્કૃતના રસિકોનો પણ આ તબક્કે હું આભાર માનું છું. અને છેલ્લે પીટી સાયન્સ કોલેજના આચાર્યશ્રી અને એમના વ્યવસ્થાપનમાં આપણે જે હોલમાં સુવિધાઓ અને વ્યવસ્થાઓ મળી છે તે માટે પીટી સાયન્સ કોલેજનો પણ હું ખૂબ આભાર માનું છું. નામી અનામી જેમણે પણ આ કાર્યક્રમની અંદર
સફળતા પામવા માટે સહયોગ આપ્યો છે એ સર્વનો હું અંતઃકરણપૂર્વક આભાર માની વિરમું છું. જય હિન્દ. થેન્ક યુ. शांति मंत्रेण कल्याण मंत्रेण सत्रस्य समापनं भविष्यति. स्थान पर ज बेसी रहिए बराबर. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे